क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आपका 2027 में नागरिक शास्त्र का जो पेपर आने वाला है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा है। आज हम उसका पेपर हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिना किसी देरी के इस सेट को बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और सेम ऐसा ही पेपर आपको 2027 आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ना समय ज़्यादा ना गवाते हुए आपको पेपर पूरा हल करके दिखाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं कि क्या-क्या आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको हल करने वाला पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आपको लिखना है आपका अनुक्रमांक, ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूँ छोटी-छोटी चीज़ें जो कि आपको मालूम होगी क्योंकि आपने हाई स्कूल में दे चुके हैं एक बार बोर्ड परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, उसके बाद आपका पूर्णांक रहेगा पूरा-पूरा 100 नंबर का, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके प्रैक्टिकल के नंबर मिलते नहीं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है सभी बच्चों के लिए निर्देशांक। ठीक है, अगर आपने निर्देशांक सही से नहीं पढ़े हैं तो कृपया आपको एक बार ज़रूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। आइए एक बार इसके निर्देशांक देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट हैं वो सिर्फ आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप उसमें अपना पूरा प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं। दूसरा इनका निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न क्या हैं? अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न है वो निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। लेकिन ये जो हमने पेपर बनाया है इसमें हमने आपके लिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको तो मालूम ही है। यदि आपको नहीं मालूम है तो हम आपको कमेंट अगर अगर आप करते हैं तो हम उसमें आपको बता देंगे, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न द्वितीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। ठीक है, और उसके लास्ट में क्या बचा है? प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि बड़े वाले प्रश्न हैं, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको आपके निर्देशांक बता दिए हैं। अब यहाँ से आपका शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या शुरू होता है? यहाँ से आपका शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, और जो इनके 10 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनके हम आपको आंसर पूरा बताते चलेंगे, ठीक है। बाकी एक एक चीज़ और इसमें नोट करके आप चाहते से पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसमें सही विकल्प का आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, वहाँ पर आपको आपकी ओ मार्कशीट नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके लिए हर चीज़ हम लिख के लाते हैं, इसलिए एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1950 या 1955 में, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में, ठीक है। जो यूएनओ है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी जो स्थापना है वो 1945 यानी कि 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आपका द्वितीय यानी कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत है उसका संविधान कब लागू हुआ? तो आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यानी जो भारत का संविधान है उसका संरक्षक कौन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है संसद, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उन्हें मैं बता देता हूँ। जो भारत का संरक्षक होता है, मतलब जो भारत के संविधान का जो संरक्षक होता है, ठीक है, वो लोग क्या सोचते हैं अधिकतम, ठीक है, उनका ये मानना होता है, एक सेकंड प्लीज़। हाँ, उनका ये मानना होता है
कि या तो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति, क्योंकि सबसे वो बड़ा होता है। नहीं, उसका राइट आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सभी से बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, चौथा प्रश्न, ठीक है, कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि भारत में आप कितने वर्ष के बाद वोट डाल सकते हैं? तो ये हर किसी बच्चे को मालूम ही मालूम होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक होशियार बच्चा होगा जिसे ये प्रश्न, तो ये तो मामूली प्रश्न है, सभी को आता होगा, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? यानी कि जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका पहला, ठीक है, क्या कह रहा है? ऑप्शन है आपका आ, ठीक है, मतलब आ में है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है आपके 5 और चौथा है आपका 6। यानी कि आपको बताना है उसमें कुल कितने आदर्श हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उसमें टोटल कितने आदर्श हैं? 5। ठीक है, कितने आदर्श हैं? 5 आदर्श हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? यानी जब जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो कितने स्तरों की होती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, 2 स्तरों की, 3 स्तरों की, 4 स्तरों की या 5 स्तरों की। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 स्तरों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब बी, और राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 3 स्तरों की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, सातवां सातवां प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन है? ठीक है, यानी जो भारत की संसद होती है उसका उच्चतम सदन कौन होता है? ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा होती है वो बड़ी है। ठीक है, भारतीय संसद का उच्च सदन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपका देख लेते हैं। पहला है आपका कि भाग 1 में, ठीक है, क्या दिया है, सॉरी, भाग 2 में, फिर है आपका भाग 3 में, फिर आपका भाग 4 में और फिर है आपका भाग 5 में। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आपके क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी जो भारत है उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और 2 और हैं। लेकिन जिन बच्चों को मालूम होगा तो जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र, मैं लिख भी देता हूँ आपको कि आपको प्लीज याद हो जाए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, क्या था आपका? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां और अंतिम लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था, आपको उसका उत्तर देना है। तो भारत को गणराज्य, ठीक है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है पहला 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा वाला बात, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका आगे आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, आपके ये 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट। तो आइए देखते हैं, और जो इनका उत्तर है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। ऊपर देखिए, जो लघु उत्तरीय आपका फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ से आप देखिए, मैं एरो भी बना देता हूँ। देखिए, जो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट है, ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया है प्रश्न पत्र बनाने में, एक सेकंड प्लीज बस। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय द्वितीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय,
ये है आपका लघु उत्तरीय, ये बहुविकल्पी है। अति लघु उत्तरीय मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, मतलब अति लघु उत्तरीय की जगह पे इन्होंने लघु उत्तरीय हो गया है। ठीक है, तो देखिए हेलो, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमसे एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई है प्लीज़। जो अति लघु उत्तरीय हमें लिखना था, वो हमने नहीं लिखा है, ठीक है? हमने उसकी जगह पे लिख दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय द्वितीय प्रश्न हमने ये कर दिया है, लेकिन हमने टोटल आपको प्रश्न रखे हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे यहाँ ढंग से, हमने आपके लिए टोटल प्रश्न रखे हैं, ठीक है? तो आइए सभी प्रश्नों को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर होना चाहिए, मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ हल, ठीक है? यहाँ पर होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? क्या होगा? अति, 1 सेकंड, ठीक है भैया प्लीज़ यहाँ पे अपना कर लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? यहाँ पर ये स्क्रीन भी नहीं काम कर रही है, गरीबी में आटा गीला। आइए इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, इन प्रश्नों को आराम से समझेंगे एक-एक बारी से, ठीक है? बहुत ही आसानी से। देखिए, पहला है आपका वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? 12वां प्रश्न है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र, ठीक है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है? का पूरा नाम क्या है? SAARC, ठीक है? का पूरा नाम क्या है? उसके बाद है आपका 13वां प्रश्न कि यूरोपीय संघ EU का एक उद्देश्य लिखिए, ठीक है? फिर आपका 14वां प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM क्या है? उसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? फिर है आपका 16वां प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? फिर है आपका सतत विकास से क्या अभिप्राय है? फिर आपका 18वां प्रश्न है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? फिर 19वां प्रश्न है लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। और फिर आपका 20वां प्रश्न है, ठीक है? और ये मैं जितने भी आपको प्रश्न दे रहा हूँ, ये 110% आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, ये वहीं से आते हैं, ठीक है? भले ही हम मतलब वहाँ पे लिखना भूल गए, लेकिन यही कंटेंट आपका आता है। आप चाहे तो पुराने बच्चों से या आप पुराने पेपर देख सकते हैं, ठीक है? और आपका 20वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित किसी एक आदर्श का नाम लिखिए, ठीक है? यहाँ पर हमने आपको बता दिया। फिर आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सब पूरा PDF फ्री में चाहिए, तो टेलीग्राम का चैनल जो है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बायो में मिल जाएगा। अब आपका आता है आगे, हाँ देखिए, यहाँ से आपका छूट गया है 21 से लेके 26 तक आपका छूट गया है, ठीक है? तो वो हम आपको किसी और वीडियो में या हमारी अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं 27 से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है पेपर बनाने में, ठीक है? लेकिन आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे, वैश्वीकरण के भीतर, ठीक है? सॉरी, वैश्वीकरण के भारत की, एक सेकंड, शायद क्वेश्चन गलत हो गया है। वैश्वीकरण के भारत, हाँ, वैश्वीकरण के भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि जो वैश्वीकरण होता है, पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं। दूसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना, सॉरी, संरचना एवं प्रमुख अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि उसकी संरचना कैसे की गई और उसके कितने-कितने अंग होते हैं, उनके क्या-क्या काम होते हैं, उसका पूरा आपको चिट्ठा लिखना है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है? SAARC के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आपका 30वां प्रश्न है और हम प्लीज़ आप लोगों से माफ़ी माँग रहे हैं, ठीक है? कि यहाँ हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए, लेकिन अब कभी ऐसा पेपर में नहीं होगा, क्योंकि ये सेट था और इसका जो ओरिजिनल सेट है वो दूसरा था और ये गलती से ये वाला हमसे PDF लग गया है, ठीक है? प्लीज़ एक बार सॉरी। आइए अपना आगे बढ़ते हैं। तो आपका लास्ट प्रश्न 30वां, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो पर्यावरण भारत में होता है, ठीक है? जो पर्यावरण संरक्षण है, उसमें क्या-क्या सुधार होने चाहिए या उसकी जो भी बातें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, उसके लिए क्या-क्या किए गए हैं, ठीक है? फिर आपका आता है लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये आपके बड़े-बड़े नंबर के भी आते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 आते हैं, हम आपके लिए दोनों लिख के लाए हैं। आपका पहला प्रश्न है और ये प्रश्न हर साल आता है, तो इन्हें ज़रूर आप याद करके जाइए, ठीक है? आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शीत युद्ध
के कारणों यानी जो कोल्ड वॉर होता है, ठीक है, जिसे आप कोल्ड वॉर भी बोलते हैं, तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के कारणों प्रमुख घटनाओं तथा विश्व राजनीतिक पर उनके प्रयासों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि जो शीत युद्ध हुआ था, उसके कारण, उसकी प्रमुख घटनाएं तथा विश्व राजनीति यानी विश्व की राजनीतिक पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। और आपका अंतिम प्रश्न है दीर्घ का कि वैश्वीकरण के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि वैश्वीकरण पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर आपको समालोचनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको पूरा आपका सेट बता दिया है। बाकी आपके जो भी प्रश्न कम पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अगली बार से आपको सभी प्रश्न हम देख के लाएंगे, क्योंकि ये जो सेट था, ये हमसे फालतू में बन गया था। इसका जो ओरिजिनल सेट है वो हमें दोनों सेम लगा। ठीक है, तो हमने सोचा शायद ये होगा, तो ये इसकी हम वीडियो बनाने लगे। ठीक है, जो उसका और जो मतलब जिसमें और भी प्रश्न है उसकी भी वीडियो हम जल्दी ही डाल देंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्र सखा साथी बंधुओं के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ-साथ उनके लिए भी ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय और प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए।